लगा मैंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। इस पर किशोर कुमार उत्तर देते हैं, क्या आप यहाँ किसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या कोई भरोसेमंद है? जी रफी साहब जैसे उनको 8 या 9 साल घर में बिठाया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, सुरेश वाडकर जी ने अपने हाल के इंटरव्यू से एक नई बहस को छेड़ दिया है। इस सीरीज के हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह सुरेश जी ने एक तरह से ये आरोप लगाया था कि 70 के दशक में रफ़ी साहब के डाउनफॉल और किशोरदा के राइज के पीछे एक साजिश काम कर रही थी। इस वीडियो में हमने इस पूरे मुद्दे को क्लैरिफाई किया था कि सुरेश जी ने एक्चुअली में कहा क्या था और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो इस वीडियो का लिंक आपको हमारे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस एपिसोड में हम न सिर्फ आपको ये बताएंगे कि इस पूरे प्रकरण पर किशोरदा के क्या विचार थे, बल्कि कुछ और सटीक उदाहरण देंगे जिससे साजिश या कॉन्स्पिरेसी को लेकर हो रही ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, सबसे पहले इस बहस के मूल को समझने की कोशिश करते हैं कि 70 के दशक में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई थी जिसे सुरेश जी ने एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया है। दोस्तों, अर्ली 70s में रफ़ी साहब के करियर में आए लो फेज पर बात करते हुए महेंद्र कपूर साहब के बेटे रूहान कपूर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे किशोरदा के करिश्माई उदय के बाद इंडस्ट्री के सारे समीकरण बदल गए थे। वो बताते हैं कि कम होते काम और इंडस्ट्री की बेरुखी से परेशान रफ़ी साहब ने एक बार उनके पिता यानी महेंद्र कपूर जी से पूछा था कि क्या मेरे गाने में कोई खराबी आ गई है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर पहले मेरे पांव छूते थे वो आज ऐसे सामने से निकल जाते हैं जैसे कि जानते ही ना हो। दोस्तों, इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है? ये इंडस्ट्री या यूं कहें कि ये दुनिया बहुत बेरहम है। दरअसल बात सिर्फ रफ़ी साहब की नहीं है, ये दुनिया हर वो शख्स जो आज बुलंदियों पर है उसे सर आंखों पर बिठाती है। पर जैसे ही आपका बुरा वक्त शुरू होता है तो आपके अपने तक आपसे नजरें चुराने लगते हैं। ऐसे बहुत से स्टार रहे हैं जिन्होंने फर्श से अर्श और फिर अर्श से जमीन तक का सफर तय किया है। इन कलाकारों ने सफलता असफलता के हर दौर को नजदीकी से देखा है। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना यानी काका एक कलाकार के बदलते वक्त का सबसे सटीक उदाहरण है। यासिर उस्मान ने काका पर लिखी अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में इस बात का जिक्र किया है कि अपनी फ्लॉप होती फिल्मों से काका इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि वो सुसाइड के बारे में भी सोचने लगे थे। खबरों और फिल्मी पत्रिकाओं में काका और उनकी फिल्मों को लेकर जब नेगेटिव खबरें छपने लगी तो उन्हें लगा कि ये सब उनकी कामयाबी से डरे इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स और प्रोड्यूसर्स की प्लानिंग है। वे लोग उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं। कई साल तक राजेश खन्ना का पीआर संभालने वाले अजीत घोष ने बताया था कि अगर काका को कहीं से पता चलता था कि कोई शख्स उनके बारे में बुरा बोल रहा है तो बिना सच्चाई की जांच किए वो उसके खिलाफ हो जाते थे। इसी स्वभाव की वजह से काका अकेले पड़ते चले गए, दोस्तों से अधिक उनके दुश्मन बन गए थे। काका ने भी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अचानक मेरे कई दुश्मन बन गए थे। कामयाबी के साथ साथ मुझे कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, दरअसल इंसान असफलता से अधिक अच्छे बुरे वक्त के साथ दुनिया वालों के बदलते स्वभाव से ज्यादा आहत होता है। इसी का नतीजा है कि कई स्टार्स इस चौतरफा निराशा को झेल नहीं पाते और फलस्वरूप या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर नशे में खुद को डुबो लेते हैं। और जब किसी कलाकार की जिंदगी में इस तरह के बदलाव आते हैं तो मीडिया भी मिर्च मसाला लगाकर कॉन्स्पिरेसी या साजिश जैसी खबरें छापता है और किसी के बुरे वक्त को भी अपनी कमाई का जरिया बनाने से बाज नहीं आता। दोस्तों, किशोरदा ने भी करियर के अंतिम दौर में अपने कुछ इंटरव्यूज में इंडस्ट्री की इसी बेरहम और अनैतिक परंपरा की तरफ इशारा किया था। सबसे पहले जानते हैं कि 80 के दशक में जाने माने एडिटर और फिल्म मेकर प्रतीश नंदी को दिए एक इंटरव्यू में किशोरदा ने क्या कहा था। प्रतीश नंदी किशोरदा से पूछते हैं, मैं समझता हूं कि आप बॉम्बे छोड़कर जा रहे हैं और खंडवा जा रहे हैं।
इस पर किशोर कुमार उत्तर देते हैं, इस मूर्ख मित्रहीन शहर में कौन रह सकता है, जहां हर कोई हर दिन हर पल आपका शोषण करना चाहता है। क्या आप यहाँ किसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या कोई भरोसेमंद है? क्या कोई ऐसा मित्र है जिस पर आप भरोसा कर सकें? मैं इस निरर्थक दौड़ से बाहर निकलने और वैसे जीने के लिए प्रतिबद्ध हूं जैसा मैं हमेशा चाहता था, मेरे पुश्तैनी घर खंडवा में, मेरे पूर्वजों की भूमि पर। इस बदसूरत शहर में कौन मरना चाहता है? प्रदिश नंदी, आप अपने निर्देशकों और निर्माताओं को परेशानी देने के लिए फेमस हैं, ऐसा क्यों? किशोरदा जवाब देते हैं, ये सब बकवास है, उल्टा वे मुझे परेशानी देते हैं। तुम्हें लगता है कि वे मेरी परवाह करते हैं? आज मैं उनके लिए केवल इसलिए मायने रखता हूं क्योंकि मैं एक बिकाऊ कलाकार हूं जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड है, वरना मेरे बुरे दिनों में किसने मेरी परवाह की? इस पेशे में कौन किसकी परवाह करता है? अगर आप इस इंटरव्यू पर बना कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस फेमस इंटरव्यू के दोनों पार्ट्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा किशोर दा ने 80 के दशक में भी लता दी को दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में इंडस्ट्री की इसी बेरहम हकीकत की ओर इशारा किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज जब मैं किसी मुकाम पर हूं और लोग मुझे पूछ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं यहीं से विदा ले लूं और रिटायर हो जाऊं, क्योंकि ऐसे वक्त पर मत जाओ जब इंसान अपने सबसे बुरे दौर में हो, नीचे गिरा हो और उसे ऐसे हटा दिया जाए जैसे उसकी कोई गिनती ही न हो। लता, जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब ऐसा हो गया कि एक जगह पहुंच गए हैं कि वहां से अब चले जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे वक्त में मत जाओ जब इंसान एकदम ही गिर जाए और उसे ऐसे हटा दिया जाए कि उसकी कोई गिनती न हो। आज भगवान की दया से मुझे सब पूछ रहे हैं और मुझे सब पूछते हैं, मैं हूँ एक जगह, इसी जगह से मैं अलग हो जाना चाहता हूँ कि कोई ये न कहे कि भाई ऐसे वक्त में चला गया। और मुझे अपना घर, अपना जो वतन है वो मुझे बहुत याद आता है। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने सुनाया, मैंने एक्टिंग की, मैंने। दोस्तों, भारत के लेजेंडरी क्रिकेटर विजय मर्चेंट और सुनील गावस्कर साहब का एक वक्तव्य काफी फेमस है, जिसमें उन्होंने कहा था, रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। यानी ऐसे समय में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए जब लोग पूछें कि आप क्यों जा रहे हैं, न कि तब जब लोग कहने लगे आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते। और किशोरदा का ये कथन भी बिल्कुल इस स्टेटमेंट से मेल खाता है। इत्तेफाक से सुनील गावस्कर साहब ने भी किशोरदा के निधन के वर्ष यानी 1987 में ही रिटायरमेंट लिया था। दोस्तों, किशोरदा ने इंडस्ट्री में अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों देखे थे। इसके अलावा बहुत संभव है कि उन्होंने रफ़ी साहब के साथ इंडस्ट्री और मीडिया की बेरुखी को भी महसूस किया हो, खासकर तब जब अर्ली 70s में कई फिल्म मैगजीन्स ने यह लिखना शुरू कर दिया था कि रफ़ी साहब का दौर अब खत्म हो चुका है, ही इज़ फिनिश्ड। और यही कारण है कि टॉप पोजीशन पर रहते हुए भी किशोरदा इस इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी, पर उस तरह से नहीं जैसा कि सबने सोचा था। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के अमिट पहलू हैं। और कब कौन और कैसे स्टार बनेगा ये जनता जनार्दन की पसंद और नापसंद पर निर्भर है। अगर किसी का दौर आता है तो किसी का जाता भी जरूर है। आज मैं जो कुछ भी हूं ये आप सबकी बदौलत हूं। साहिर साहब की एक नज़म है, दोस्तों, कहते हैं कि जो सीढ़ियां आपको ऊपर की ओर ले जाती हैं वही सीढ़ियां आपको नीचे भी लाती हैं। तो जो लोग आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए मिलते हैं उनसे तमीज से पेश आएं, क्योंकि याद रखें कि वही लोग आपको नीचे आते हुए भी मिलेंगे। किसी शायर ने खूब कहा है, गुरूरे वक्त किसी के लिए भी मुस्तकिल न रहा कि तख्ते आसमां भी रोज अपने सर पे जोखिम लिए फिरता है। तो कुल मिलाकर अगर आप ये कहते हैं कि आपके खराब दौर में आपके साथ साजिश हो रही थी, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपके अच्छे दौर में शायद किसी और के साथ साजिश हो रही होगी। दोस्तों, दरअसल लोग अच्छे बुरे नहीं होते, इंसान का वक्त अच्छा या बुरा होता है। जब इंसान का वक्त अच्छा चल रहा होता है तो क्या लोग, क्या मीडिया, सब आपके कदमों में बिछने को तैयार रहते हैं। पर जब इंसान का वक्त खराब होता है तो वही लोग, वही मीडिया आपको गिराने का काम करते हैं।
अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि दर्शकों और श्रोताओं की हैसियत से आपके विचार न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सिने आर्टिस्ट के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।